तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट है किसी हाई रिस्क के साथ, जैसे कि उसको कोई अदर बीमारी हो गई है या उसको कोई कंडीशन ऐसी है जो उसकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है, उसकी हेल्थ को या उसके बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, उन प्रेगनेंसीज को बोलते हैं हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी। जैसे कि या तो माता की उम्र बहुत ज़्यादा है, या उसकी उम्र बहुत कम है, या उसकी हाइट छोटी है, या उसको एनीमिया हो गया है, या उसको बीपी की बीमारी है, या उसमें खून की कमी है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो उसकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सके या उसकी प्रेगनेंसी में उसकी और उसके बच्चे की हेल्थ को अफेक्ट कर सके, उन सारी प्रेगनेंसीज को हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है। ओके, हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब हाई रिस्क समूह में क्या गर्भवती स्त्रियों का वह समूह जिसमें गर्भधारण उनके एवं गर्भस्थ शिशु के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या उनका प्राण घातक सिद्ध हो सकता है, उनके लिए डेथ हो कोज कर सकता है। ठीक है, गर्भावस्था में उच्च जोखिम समूह कहलाता है, वो प्रेगनेंसी के हाई रिस्क ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? प्रथम गर्भावस्था, जैसे कि 15 वर्ष से लेके 30 वर्ष से अधिक। ठीक है, या तो पहली बार जब कोई प्रेग्नेंट होता है, जब किसी की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो हम उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी काउंट करते हैं। ठीक है, गर्भवती का सार्वदैहिक रोग, जैसे उसमें रक्त रक्तापला, मतलब उसमें ये कोगुलेशन की कोई बीमारी है, उसको हार्ट की कोई बीमारी है, उसका जो स्ट्रक्चर है पेल्विस का वो ठीक नहीं है। ठीक है, वक्र रोग है उसको कोई, या उसको लीवर की कोई बीमारी है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बीमारी जो उसकी प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। ठीक है, उसकी बात है रक्त विषावकता, मतलब उसके खून में कमी है, उसका खून पूरा नहीं है, बहुगर्भ यानी उसको वो बहुत लेट से प्रेग्नेंट हुई है, 150 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई, मैंने बताया उसकी हाइट कम है। जिन लड़कियों की हाइट कम होती है उनके पेल्विस की स्ट्रक्चर भी छोटी होती है, तो उनको डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आती हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसी ही कोई भी बीमारी, या उसको अबॉर्शन हो गया हो, या वो RH नेगेटिव हो। ठीक है, या उसका जो सामान्य अवधि, जो हमारी प्रेगनेंसी की सामान्य अवधि क्या होती है, 9 मंथ होती है। ठीक है, या उसकी अवधि जो है 9 मंथ से ज़्यादा निकल गई हो। ठीक है, या उसने जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो। ठीक है, कि मतलब उसकी प्रेगनेंसी में पूरा गैप नहीं है, 2 साल का गैप नहीं है, जल्दी ही उसने दूसरा बच्चा ले लिया है। ठीक है, तो इन सारे कंडीशंस की वजह से जो बच्चे की हेल्थ को या माता की हेल्थ को डेथ कोज कर सके, उन सारी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ठीक है, इसके बाद है प्रोटोकॉल एंड स्टैंडिंग ऑर्डर। गर्भावस्था में अधिक जोखिम समूह व असमानताओं के समय गर्भवती को तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। प्रोटोकॉल मतलब हमें क्या फॉलो करना है। अगर हमें कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको वो हाई रिस्क पर है, तो हमें क्या फॉलो करना है, मतलब कोई उसमें कोई असमानता है तो हमें तुरंत से तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए या उसको रेफ़र करना चाहिए। ठीक है, दीर्घकालीन प्रसव, या तो उसका प्रसव लेट से हो रहा है, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया है उसको। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब होता है बेटा कि एक जो लेबर की सामान्य अवधि होती है ना, जो बच्चा पैदा करने की सामान्य अवधि होती है वो 12 घंटे की होती है, उसको जो दर्द आता है वो 12 घंटे के लिए आता है। अगर वो 12 घंटे से ज़्यादा है, 18 घंटे से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, उसको बस दर्द आए जा रहा है आए जा रहा है, लेकिन उसका जो बच्चा है वो डिलीवर नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम दीर्घकालीन प्रसव, मतलब प्रोलॉन्ग लेबर है। ठीक है, तो और कभी कभी क्या होता है कि 3 स्टेज मैंने बता रखी है प्रसव में, 3 स्टेज होती है, पहली, दूसरी और तीसरी। वो तीनों स्टेज मिला के 13-14 घंटे की होती है। अगर वो तीनों की तीनों स्टेज मिक्स होके सब कुछ 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है बच्चा डिलीवर, तो उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेटेड लेबर। ठीक है, तो दीर्घकालीन प्रसव मतलब उसको पेन तो सिर्फ आए जा रहा है, लेकिन उसका डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, शिशु के हृदय की धड़कन बढ़ना, उसके जो बच्चा है उसके हार्ट बीट बढ़ने लगे अगर, ठीक है, तो इन कंडीशन में हम उसको रेफर कर देते हैं। रेफर और फॉलो अप कब करना है? उल्टी अधिक आने पर, नाड़ी दर उसका पल्स रेट ज़्यादा होने पर, उसका बीपी ज़्यादा होने पर, इक्लैम्पशिया होने पर। ठीक है, इक्लैम्पशिया होता है जब किसी प्रेग्नेंट लेडी का
जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और उसको उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ उसको दौरे भी आते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इक्लेम्पशिया, ठीक है। गर्भपात होता है, मतलब उसका अगर अबॉर्शन हो गया हो, या उसका बाह्य गर्भधारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो उसका बच्चा है ना वो उसके गर्भाशय में नहीं है, गर्भाशय से हटके किसी और जगह पर उसका गर्भधारण हुआ है, जैसे फेलोपियन ट्यूब होती है ना, फेलोपियन ट्यूब में हो गया है, या उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ना हमारे इसकी यूट्रस की, देखो मैं बताती हूँ, ऐसे इस तरह से होता है ना वजाइना, यहाँ होती है ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इस तरह से होती है फेलोपियन ट्यूब, है ना। तो बच्चा बेसिकली कहाँ पे आके इम्प्लांट होता है, यहाँ इस जगह पे यूट्रस में इम्प्लांट होता है ना, इन जगहों पे इम्प्लांट होता है, इसके साथ साथ यहाँ पे होती है ओवरी। तो बच्चा अगर यहाँ से हटके कहीं फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट हो गया है, इस जगह पे गर्भधारण हो गया है, या फेलोपियन ट्यूब के इस पार्ट में गर्भधारण हो गया है, या ओवरी में गर्भधारण हो गया है, मतलब वो गर्भाशय में नहीं है, बाकी और जगहों पर गर्भधारण हो गया है उसका, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी। समझ आया? ठीक है। या उसको ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो इन कंडीशंस में हमें क्या करना होता है, उसको रेफ़र करना होता है फीमेल को। उसके बाद है काउंसलिंग एंड जेनेटिक इन हाई रिस्क कंडीशन, जैसे गर्भावस्था का लक्षण पता चलने के बाद उच्च जोखिम समूह पहचानने के लिए पंजीकरण कराना चाहिए, कम से कम 3 बार एंटीनेटल जांच करानी चाहिए। जो भी हाई रिस्क कंडीशंस है उनको, अगर हमने तुम्हें पता चल गया है कि इसको ये कंडीशन है, माता के अंदर खून की कमी है, या इसकी हाइट छोटी है, या उसकी उम्र ज़्यादा है, तो ये करने के बाद उनको जो है हमें पहले उनका रजिस्ट्रेशन कराना है, कम से कम 3 बार एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। कई कई बार होता है कि वो डिलीवरी के टाइम पे ही विजिट पे जाते हैं, है ना, तो कम से कम 3 बार उसका जो है हमें एंटीनेटल चेकअप कराना है। उसके बाद है गर्भवती स्थिति के बारे में, नहीं कहाँ थे हम, गर्भवती और उनके परिवार के लोगों को जोखिम पूर्ण स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, मतलब उसकी फैमिली को बता दो, ठीक है, कि ये तुम्हारे फीमेल की कंडीशन ये है, इनके डॉक्टर को दिखाकर उसके परामर्श को सलाह लेना चाहिए, आगे प्रसूति में सामान्य समस्या न होने के लिए तुरंत उपचार शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमें उसकी फैमिली को एजुकेट करना है बेसिकली, कि आपकी जो फीमेल है या ये जो मदर है ये हाई रिस्क पर है, इनको कम से कम 3 बार एंटीनेटल विजिट पे लेके आओ, इनका रजिस्ट्रेशन कराओ, और जो भी डॉक्टर कह रहा है उसको फॉलो करो, ठीक है, ताकि जो उसमें उसको जो समस्या है उसको तुरंत से तुरंत ठीक किया जा सके, जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके, ठीक है। सपोज किसी को खून की कमी है, ठीक है, किसी महिला को खून की कमी है, अब उसको पता ही नहीं है, वो विजिट पे नहीं जा रही है, अब वो चली गई है डायरेक्ट प्रसव के टाइम पे, लेबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे तो ब्लड लॉस वैसे भी होता है, तो और ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर उसमें जल्दी से जल्दी उसको पता चलेगा तो हम उसको उसकी डाइट बढ़ा सकते हैं, उसको टैबलेट्स दे सकते हैं, सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, है ना, उसका ब्लड इंक्रीज करने के लिए। तो ये होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, एंटीनेटल विजिट। काउंसलिंग का मतलब होता है हम किसी को गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी को एडुकेट कर रहे हैं, किसी को सलाह दे रहे हैं। तो हाई रिस्क मदर को हम काउंसलिंग के लिए कम से कम 3 बार एंटीनेटल विजिट के लिए उसे बोलो, उसकी स्थिति का पता चलाओ, जो भी डॉक्टर कह रहा है उसे फॉलो करने के लिए बोलो, और जो भी कंडीशन है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करो, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ हस्बैंड एंड फैमिली, फैमिली में उसका हस्बैंड का और फैमिली का क्या रोल होता है इस कंडीशन में। गर्भवती स्थिति के बारे में उनके पति और परिवार को भी बताना है, ताकि वह गर्भावस्था में उसकी देखभाल कर सके, ठीक है। कोई हाई रिस्क अगर कंडीशन है तो हमें उसकी फैमिली को बताना है, ताकि उसको फैमिली केयर मिल सके। विशेष ध्यान रखना है, स्पेशल केयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिला को आराम देना है, स्वच्छ एवं शांत वातावरण में रखना है, उसके आराम एवं पूर्ण विवरण स्थित लक्षण संबंधित पर्चे में लिख लेना चाहिए, जैसे ज़रूरत पड़े उपचार में आसानी हो सके, ठीक है। तो कुछ भी अगर कंडीशन है, कुछ भी देखने को मिल रहा है, कोई भी तुम नोटिस कर रहे हो कोई भी चेंज उसके अंदर, तो वो नोट करना है और उसके बारे में डॉक्टर को बताना है, इमरजेंसी के टाइम के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो ये होता है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, कि या उसको हाई रिस्क मदर को जो है आराम दो, स्वच्छ वातावरण दो, उसको उसका स्पेशल ध्यान रखो,
उसके फैमिली को भी बताओ, ठीक है, और उसको पूरा का पूरा पूर्ण विराम देना चाहिए, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस आए तो उनको हमें लिख लेना है, और ताकि हम अगली विजिट पे डॉक्टर को बता सकें, ठीक है। तो ये सब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैमिली। इसके बाद है जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब आनुवंशिक परामर्श, एक व्यक्ति के आनुवंशिक विरासत के बारे में आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब कि हम बता सकते हैं कि तुम्हारा बच्चा जो है किस प्रकार का पैदा हो सकता है। जैसे किसी को कंजेनाइटल डिजीज डेवलप हो रही है कोई, तो हम बता सकते हैं कि बच्चे में ये कमी है, ठीक है। आनुवंशिक परामर्श का प्रयास क्या होता है, सही विकार का निदान करना। कि कई बार क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ जो है ना वो ठीक नहीं हो रही होती, उसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है, जैसे उसका पूरा डेवलपमेंट ठीक नहीं हो रहा होता, ठीक है, जो उसको हेरिडिटरी होता है, उसके माँ बाप से मिला होता है, ठीक है। तो उसको कंडीशन क्या है वो, या तो उसका हार्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रहा है, या कई बार होता है कि उसके हाथ पैर ठीक से नहीं बन पाते हैं, ठीक है। तो वो जो विकार है ना उसका पहले पता चलाओ, संबंधित परिवार के सदस्य को, उनके रिश्तेदारों को उस चीज़ के बारे में बताओ, या जोखिम जो हो सकता है उसके चीज़ में के बारे में उनकी हेल्प करो। निर्णय लेने के लिए विकल्प प्रदान करो, कि जैसे हम कई बार बोल सकते हैं कि तुम इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो तो सही रहेगा, ठीक है, ये प्रेगनेंसी कैरी करना सही नहीं रहेगा। तो उनको ना ऑप्शंस देने हैं कि आप एक काम करिए, आप इस तरह से अबॉर्शन करा सकते हैं, आप फिर बाद में ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी काउंसलिंग करनी है। सहायता समूह द्वारा परिवार के सदस्यों को विकार की पुनरावृत्ति के साथ सामना करने में मदद करना, मतलब हमें उनकी हेल्प करनी है। कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई अबनॉर्मल बेबी डेवलप हो रहा है तो हमें मदर को क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, वो तनाव में जा सकती है, ठीक है। तो उसे हमें इनकरेज करना है कि कोई बात नहीं, कि वो उस चीज़ का सामना कर सके, उसकी हिम्मत को बढ़ाना होता है, ठीक है। और आनुवांशिक विकारों के परिवार का इतिहास देखना है हमें, कि कोई उनको हिस्ट्री तो नहीं है इस तरह की, कोई बांझपन तो नहीं है, कोई अबॉर्शन तो नहीं कराया, कोई स्टिल बर्थ मृत्यु तो नहीं है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि जब बच्चा बिल्कुल पैदा होने से पहले एकदम मर जाता है ना, उसको बोलते हैं हम स्टिल बर्थ, ठीक है। कि वो जन्म तक तो पैदा था, जन्म तक तो जिंदा था, उसके बाद उसकी अचानक से मौत हो गई, वो बच्चे होते हैं स्टिल बर्थ वाले। जल्दी शिशु मृत्यु, जल्दी से जल्दी बच्चे की मृत्यु हो जाना, उसे आनुवंशिक परामर्श की आवश्यकता होती है। इन लोगों को आवश्यकता होती है जेनेटिक काउंसलिंग की। तो जेनेटिक काउंसलिंग बेसिकली ये है, अगर बच्चे में कोई विकार है, बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है, तो हमें उसकी फैमिली को उसके बारे में बताना है और उन्हें एजुकेट करना है कि तुम उस चीज़ को कैसे फेस करो, ठीक है। उसकी हिस्ट्री लेनी है कि भाई पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बांझपन की हिस्ट्री ले लो, उसके अबॉर्शन की हिस्ट्री लो, स्टिल बर्थ की हिस्ट्री, ठीक है। तो जेनेटिक काउंसलिंग में मतलब कोई भी बच्चे के अंदर अगर कोई डिफॉर्मिटी है उसके बारे में उसकी फैमिली को एजुकेट करना है हमें, कि वो उस कंडीशन को कैसे संभाल सकते हैं, ठीक है।